ये जो लेक्चर्स हैं ये कोरोना डेज के दौरान अरशाद लॉ चैनल जो हमने शुरू किया है उसमें ये ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए और नौजवानों को अखलाक के लिए डिलीवर किए जा रहे हैं। तो इसमें हमने तरतीब वाइज हम चल रहे हैं। तो इसमें सेक्शन 11 की मैंने गुफ्तगू पहले की है कि वो क्या होती है, उसका क्या इतलाक है और उसका असर क्या है। अब एक और नए सेक्शन है, सेक्शन 12। अब सेक्शन 12 के दो हिस्से हैं, एक सेक्शन 12(1) और एक सेक्शन 12(2) है। और अब एक सेक्शन 12(2) के साथ एक सब सेक्शन 3 उन्होंने बना दिया है। तो इसकी 3 सब सेक्शन है। तो अब सबसे पहले सब सेक्शन 1 जो है वो ये कहती है कि अगर कोई मैटर रूल्स जो हैं, रूल्स यानी रूल से मुराद ये है कि जो CPC ज़ाब्ता दीवानी में अगर कहीं पे मना किया गया है कि आप वो मैटर जो है या दावा जो है वो दोबारा दायर नहीं कर सकते, तो फिर आप कतन दायर नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो सेक्शन 12(1) के तहत वो आपका दावा जो है, जैसा कि रेस्ट्रो डिकाटा का मैटर खारिज हो जाएगा। उसमें आप प्रिक्लूडेड हैं टू फाइल अ सूट, any suit under section 12 of the CPC which have been precluded by the rules जो इस कोड ने मना कर रखा है कि आप नहीं कर सकते। उसमें एक तो सेक्शन 11 है, एक ऑर्डर 2 रूल 2 है, उसके तहत जो केसेस आते हैं वो भी नहीं आप दायर कर सकते, ख़त्म हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। ऑर्डर 9 रूल 9 है, वो भी अगर आप कोई दावा जो है अगर अदम पैरवी खारिज होगा उसको बरामद नहीं करवाते तो फिर आप दोबारा दावा दायर नहीं कर सकते। इसी तरह 22(9) है, जिसमें कोई फौत वगैरह हो जाता है या ऐसा कोई मामला आ जाता है तो उसमें भी आप दावा दायर दोबारा नहीं कर सकते, जिसमें अगर वो उसका तरीकाकार इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह काफ़ी सारे मामला हैं। जैसे 17(3) है, अगर किसी की एविडेंस जो है वो नहीं आती और उसका दावा खारिज हो जाता है तो पर आप दोबारा उसकी बुनियाद पे दावा दायर नहीं कर सकते। तो जहाँ पे इस कोर्ट ने मना किया है कि आपने ये काम नहीं करना, तो अगर आप करेंगे तो फिर आपका दावा जो है वो खारिज हो जाएगा, आप कामयाब नहीं हो सकते। अब इसके साथ सेक्शन 2 है। अब ये बड़ी अहम सेक्शन है। सेक्शन 2 जो है ये 26/3/1980 में, यानी ये साथ शामिल नहीं थी 12 के, ये बाद में एक अमेंडमेंट के जरिए इसको शामिल किया गया। इसको कहते हैं आमतौर पे, इसको उर्फ आम में 12(2) की दरख्वास्त कहते हैं। 12(2) की दरख्वास्त यानी 12(2) की एप्लीकेशन, ये मशहूर है, इसको एक नाम दे दिया गया है। तो इसके बारे में ये है कि ये पहले ये मौजूद नहीं थी, ये 26/3/1980 को इंट्रोड्यूस हुई थ्रू अमेंडमेंट, CPC में की गई। और उसमें ये एक सेक्शन सब सेक्शन 2 शामिल की गई 12 के साथ। वो ये थी कि अगर कोई डिक्री या ऑर्डर किसी कोर्ट से फ्रॉड, धोखा, गलत बयानी की बुनियाद पर हासिल किया जाए, या जिस अदालत ने वो डिक्री या ऑर्डर पास किया है उसको इख्तियार समात नहीं था, तो फिर कैसे उसको मनसूख करवाया जाए। पहला जो तरीकाकार था वो ये था कि बाकायदा रेगुलर सूट फाइल करना पड़ता था, जिस पे कोर्ट फीस लगाया जाता था, बाकायदा उसकी बड़ी लंबी चौड़ी समात होती थी, यानी पूरा रेगुलर सूट बन जाता था जिसमें मुकम्मल ज़ाब्ता दीवानी के सारे लवाजमात पूरे करने पड़ते थे और उसके बाद उसका फैसला होता था। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं, ये बजाय रेगुलर सूट फाइल करने के अगर कोई ऐसा मामला आ जाए जिसमें किसी ने फ्रॉड करके डिक्री हासिल कर ली हो किसी कोर्ट से, या गलत बयानी करके, या उस कोर्ट का इख्तियार समात नहीं था, तो उसको धोखा दे के या इन हालात में अगर कोई हुक्म या जजमेंट, फैसला या डिक्री हासिल कर ली हो तो उसको वहीं पे चैलेंज किया जाएगा जिस कोर्ट ने पास की हो। यानी एक तो उन्होंने ये कह दिया कि किस कोर्ट में जाएगी वो एप्लीकेशन, और थ्रू एप्लीकेशन चैलेंज हो सकती है। वो एप्लीकेशन के इतने लवाजमात नहीं होते, उसमें तो 2 रुपए का कोर्ट फीस लगाया, दरख्वास्त दे दी
उसके कंटेंट्स थोड़े बहुत लिखे, लेकिन प्लेंट के कंटेंट्स और होते हैं, प्लेंट के लवाजमात और तरह के होते हैं, उसकी वेरिफिकेशन भी होती है, सब कुछ होता है। उन्होंने लेजिस्लेचर ने या कानून दानों ने जो कानून बनाते हैं उन्होंने ये सहूलत दे दी कि आप सिंपल एक एप्लीकेशन के जरिए उस ऑर्डर, जजमेंट या डिक्री को चैलेंज कर सकते हैं जो थ्रू फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की बुनियाद पे पास हो गई हो किसी की फेवर में। तो ये बड़ा अच्छा किया लेजिस्लेचर ने जिन्होंने ये तरमीम की कि लोगों को सहूलत दे दी कि आप इतने लंबे चौड़े मामले में ना पड़े, बल्कि एक सिंपल एप्लीकेशन के जरिए यू हैव राइट टू चैलेंज द order which have been passed by the court by playing fraud by the other party through and misrepresentation, and if court have no jurisdiction then that order or judgment or decree can be cancelled by the same court. तो ये बड़ा अच्छा एक निज़ाम बना दिया हमारे लिए उन्होंने, तो ये आज तक चल रहा है। तो ये है 12(2), इसका मकसद, इसके पीछे विजडम मैंने बयान दिया और इसमें तरजीह दी गई कि ये समैरली इसका फैसला हो जाए तो सबसे बेहतर है। यानी समैरली से मुराद है कि जल्दी जल्दी फैसला हो जाए, इतना इसमें प्रोसीजर को अप्लाई ना किया जाए, और अगर ये समझा जाए कि वाकई ऑन द फेस ऑफ इट ये नजर आता है कि फ्रॉड हुआ है या मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है या अदालत को इख्तियार नहीं था, तो फिर अदालत उसका बगैर विदाउट रिकॉर्डिंग, विदाउट फ्रेमिंग इशूज एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस भी फैसला कर सकती है। ये इसलिए ये सहूलत दी गई कि लंबा चौड़ा इसमें जो है ना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। अगर जारी तौर पर नजर आ रहा है कि वाकई ऐसा हुआ है तो बजाय इसके कि बंदा रेगुलर सूट की तरफ थ्रू आउट इसकी एक्सरसाइज करे, बेहतर नहीं है कि अगर 12(2) के तहत अगर कोई मामला नजर आता है कि वाकई ऐसा हुआ है या हो गया और इसमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, प्रूफ जो है वैसे ही अवेलेबल है, ऑन द फेस ऑफ इट ही नजर आ रहा है सब कुछ, तो फिर इसका फैसला जल्दी में किया जा सकता है। तो ये सहूलत दी गई 12(2) में लिटिगेंट्स को, लोगों को, कि वो इसको दरख्वास्त जो है वो दायर कर सकते हैं। अब देखना ये है कि हु मे फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) ऑफ द CPC। वहां पे ये नहीं लिखा कि पार्टीज में कोई करे, वहां पे लफ्ज है अग्रीव्ड पर्सन, यानी जो बंदा मुतासर हुआ है उस डिग्री से या उस जजमेंट से या ऑर्डर से, he is eligible to file an application, वो दायर दरखास्त कर सकता है। मतलब एक बंदा जो है उसका इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी में जिसकी डिग्री पास हो गई, लेकिन उसको पार्टी नहीं बनाया गया, और विदाउट हियरिंग दैट पर्सन द कोर्ट हैज पास एन ऑर्डर और जजमेंट और डिग्री इन फेवर ऑफ अदर पार्टी, तो अब वो क्या करे बेचारा, जिसका राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ है, राइट छीना गया है, जिसकी प्रॉपर्टी छीनी गई है थ्रू फ्रॉडुलेंट डिक्री which am passed by without hearing that person, तो फिर क्या होगा? क्या वो बंदा जो है, फिर ये नहीं कहा जा सकता वो तो पार्टी नहीं था इसलिए वो दरखास्त नहीं दे सकते, इसलिए लेजिस्लेचर ने वहां पे लफ्ज लिखा है अग्रीव्ड, क्योंकि वो मुतासर हुआ है, बेशक ही वाज नॉट पार्टी टू द सूट ऑलरेडी, तो ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन। तो ये एक मामला तय हो गया कि जो बंदा मुतासर होगा किसी ऑर्डर से, किसी जजमेंट से, किसी डिक्री से, वो दरख्वास्त दे सकता है, वो कॉम्पिटेंट है, वो एलिजिबल है, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि आप पार्टी नहीं थी इसलिए आप दरख्वास्त नहीं दे सकते। तो ये भी एक सहूलत दी गई। तो ये उसके पार्टी बनाने के दायरे के बारे में मैंने बात की है, लेकिन अगर कोई पार्टीज थी तो एक पार्टी के साथ फ्रॉड हो गया है तो उसी पार्टी ने मसलन एक बंदा जो है वो फौत हो गया हुआ है और उसको फरीक बना के उसकी जगह पे कोई बंदा उसको जिंदा जाहिर करके फिर कोई बंदा डिग्री ले लेता है कोर्ट से उसकी, और उसके वारसान के पास क्या रेमेडी है? वो यही रेमेडी है ना कि वो कोर्ट में जाएं और 12(2) की एप्लीकेशन दें और कहें कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारा तो बुजुर्ग फौत हो गया वो था, जाली बंदा पेश किया वहां पे, या किसी खातून को जो पर्दा नशीन है उसकी जगह पे कोई और खातून खड़ी करके वहां पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा ली, या अदालत जो है उसका पेकूनरी जुरिस्डिक्शन उसको नहीं हासिल थी, उसका इख्तियार समाअत ही नहीं था, वो क्लास 3 जज साहब थे या क्लास 2 जज साहब थे, मामला सिविल जज फर्स्ट क्लास का बनता था, तो ऐसी सूरत हाल में वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन का मैटर आ जाएगा। या मैटर जो है वो रेवेन्यू कोर्ट का था एक्सक्लूसिवली,
लेकिन फैसला कहाँ से करवा लिया गया? सिविल कोर्ट से, या मैटर सिविल कोर्ट को था लेकिन तहसीलदार साहब ने कोई फैसला दे दिया जिसका इख्तियार समाअत ही नहीं था। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा? 12(2) की एप्लीकेशन देना पड़ेगी ताकि उसको सेटिस्फाइड करवा जा सके। तो अब कौन दे सकता है? जो अग्रीड पर्सन है वो दरख्वास्त दे सकता है। अब इसका फोरम कौन सा होगा, कहां पे जाएगा वो? कानून ये है कि जहां से वो डिक्री पास होगी, जहां पे वो ऑर्डर पास होगा, जहां पे वो जजमेंट पास होगी, उसी कोर्ट को ही दरख्वास्त देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कोर्ट ख़त्म हो गई हो तो फिर उसके जो सक्सेसर कोर्ट आएगी उसको दरख्वास्त देना पड़ेगी। लेकिन अगर वो कोर्ट ने फैसला तो कर दिया, उसकी अपील होगी। अपील वाली अदालत ने अगर कोई फैसला किया है, चाहे वो खारिज की है चाहे मंजूर की है, उसकी रिवीजन या अपील या कोई भी चीज़, तो वहां पे उस कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब 12(2) में ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन का फोरम कौन सा होगा? जहां पे फाइनल जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर पास होगा। वो फाइनल जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर कहां से पास हो सकता है? वो इब्तदाई अदालत में भी हो सकता है, वो एपलेट कोर्ट में भी हो सकता है, वो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में भी हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है मैटर। तो वहां से कोई फाइनल ऑर्डर पास होता है। तो जहां से फाइनल ऑर्डर पास होगा वहां पे आपने वो एप्लीकेशन देनी है 12(2) की। यानी आप इस पे एक जजमेंट लास्ट पे आई है, PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पे 358, उसमें ये डिक्लेयर कर दिया है, क्लियर कर दिया गया है कि जहां पे फाइनल ऑर्डर, जजमेंट या डिग्री पास होगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, वहीं पे आपने एप्लीकेशन देनी। यानी अगर मैटर सिविल कोर्ट में, फ्रॉड तो सिविल कोर्ट में हुआ लेकिन उसकी अपीलें चलती रही, मैटर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, जहां पे जाके वो फाइनल होगा आखिरी अदालत में, वहां पे आपको दरख्वास्त देना पड़ेगी 12(2) की। लेकिन इसमें एक है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है कोई पार्टी, वहां पे लीव लेने के लिए वो रिफ्यूज आ जाती है, तो फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर वहां पे कोई डिसाइड हुआ है फाइनल, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में 12(2) देना पड़ेगी, हाई कोर्ट में देना पड़ेगी। जहां पे फाइनलाइजेशन होगी वहां पे आपको ये मामला जो है ये करना पड़ेगा। ये है फोरम की बात। अब तीसरी बात, नहीं, तीसरी बात यह है कि व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग दिस एप्लीकेशन। कितनी मियाद है जी 12(2) की दरख्वास्त देने की? ऑलरेडी लिमिटेशन एक्ट में तो कहीं नहीं लिखा हुआ था, बल्कि ये नई इंट्रोड्यूस हुई थी। तो अब चूंकि इसकी लिमिटेशन कहीं पे दर्ज नहीं थी, इसलिए ये एक मुसलमा असूल है लिमिटेशन का कि अगर सूट फाइल करना है जिसकी लिमिटेशन एक्ट में नहीं लिखी हुई, तो फिर यू हैव टू फाइल अ सूट अंडर रेजिडुअरी आर्टिकल 120 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। ये एक रेजिडुअरी आर्टिकल है कि जहां पे कोई लिमिटेशन किसी सूट की नहीं है, वो जितनी लिमिटेशन आर्टिकल 120 में लिखी है उसके मुताबिक वो लिमिटेशन अप्लाई होगी। वो लिमिटेशन कितनी है? 6 साल। ये तो है सूट के बारे में। चूंकि ये एप्लीकेशन है, अब एप्लीकेशन की लिमिटेशन भी लिखी हुई है लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल्स में, तो अगर किसी की लिमिटेशन नहीं लिखी हुई, मियाद मौजूद नहीं है, तो फिर एक और रेजिडुअरी आर्टिकल मौजूद है, वो सिर्फ दरखास्तों के बारे में है, वो है 181 181। उसमें लिमिटेशन 3 साल लिखी है। तो यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ द पासिंग ऑफ द जजमेंट ऑर्डर और डिक्री बाय द कोर्ट। तो 3 साल इसकी मियाद है। उसके अंदर अंदर आपको ये एप्लीकेशन जो है ये फाइल करना पड़ेगी। किस फॉर्म में? जिसने फाइनल फैसला किया है, जहां से फाइनल ऑर्डर पास हुआ है, जहां से फाइनली डिग्री पास हुई है, जिसने फाइनली इसको डिसाइड किया है, उस फॉर्म में जाना पड़ेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो। तो ये इसका फॉर्म है। इसके आगे एक और बड़ी अहम बात है कि क्या जो जजमेंट, जो ऑर्डर 12(2) की 12(2) की एप्लीकेशन पर पास करेगी कोर्ट, क्या उसके बारे में कहाँ जाना पड़ेगा, किस सूरत में जाना पड़ेगा? दिस इज नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर।
इसकी अपील नहीं होगी, बिकॉज इट इज नॉट डिक्री ऑफ द कोर्ट, इट इज अ मियर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। और इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये अपीलेबल ऑर्डर है ज़ाब्ता दीवानी में, जैसा कि ऑर्डर सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 रूल 1 में लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल है। इसलिए हमारे लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाती है, एक ही तरीका रह जाता है कि हम इसके खिलाफ निगरानी करें अंडर सेक्शन 115 ऑफ द CPC। तो इसकी निगरानी होगी, चाहे वो दरखास्त मंजूर होती है चाहे वो डिसमिस होती है। जिस पार्टी के खिलाफ वो 12(2) की एप्लीकेशन पे ऑर्डर आएगा, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो उसके खिलाफ निगरानी फाइल करे। एक और बड़ी अहम बात है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जितनी वैल्यू की डिग्री होगी ना, वही उसकी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का सबब बनेगी। मतलब अगर डिग्री जो है वो 2 करोड़ के मैटर के बारे में है, जो उसकी वैल्यू सूट की 2 करोड़ रुपया थी, उसमें कोई डिग्री पास हो गई या कोई ऑर्डर पास हो गया या जजमेंट पास हो गई, तो फिर क्या जो जज थोड़ी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन रखता है जिसका 2 करोड़ तक नहीं है, क्या वो समाप्त कर सकता है? नहीं, उसी कोर्ट में जाएगी जिसकी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के में वो मामला आता हो। इस लिहाज से ये भी आप ख्याल रखना पड़ेगा 12(2) की एप्लीकेशन में कि कौन सी कोर्ट के पास ये जाएगी, किसके पास इख्तियार समाअत हासिल है। तो ये था 12(2) का थोड़ा सा। अब एक और तरमीम आ गई है 12(2) की में के साथ एक सेक्शन 12 में सब सेक्शन 3 आ गया। वो कहते हैं जी अगर कोर्ट समझे जल्दी फैसला करना तो वो एक्सपीडियंटली इसका फैसला कर सकती है और एफिडेविट्स भी ले सकती है, उसको भी बुनियाद बना सकती है। समरी नेचर नोयत का ये मामला जो है इसको तय कर सकती है, जल्दी से जल्दी इसका फैसला कर सकती है, क्योंकि इसका मकसद ही यही था इसको बनाने का। तो ये था थोड़ा सा 12(2) के बारे में, और ये बड़ी अहम सेक्शन है और उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लोग फ्रॉड करने से बाज नहीं आते। और जब फ्रॉडुलेंट किस्म के मैटर्स आएंगे इन द शेप ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और जजमेंट एंड डिक्री, देन the same court have jurisdiction to set aside that order, judgment or decree within 3 years from the date of knowledge and on the application of any aggrieved person. Thank you very much.